हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले 4 टॉपिक हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। और फोर्थ टॉपिक हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, ये हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। इन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे कॉस्ट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट क्या होता है? देखो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बैच में बनती हैं, बैच में यानी ग्रुप्स में बनती हैं। तो उस बैच में बनने वाली सारी गुड्स आइडेंटिकल होंगी, यानी एक जैसी होंगी, एक समान होंगी, और पूरे बैच को एक कॉस्ट यूनिट मानते हुए पूरे बैच के लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनकी प्रोडक्शन बैच में होती है? वो है आपकी वॉचेज है, मेडिसिन्स बैच में बनती हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी, ये सारी जो प्रोडक्ट हैं वो आपके बैच में बनते हैं और पूरे बैच की इकट्ठी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, तो उसे हम बैच कॉस्ट कहते हैं। बैच कॉस्ट में यदि आपने प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बैच की जो टोटल कॉस्ट है उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन ए बैच। यानी आपको निकालना हो कॉस्ट पर यूनिट। यदि हमें निकालना हो कॉस्ट पर यूनिट तो क्या किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ बैच, पूरे बैच की कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस इन बैच। तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी। तो बैच कॉस्ट कहाँ इस्तेमाल की जाती है? जहां ग्रुप्स में या लॉट में या बैच में प्रोडक्शन होती है, पूरे बैच को एक कॉस्ट यूनिट मानते हुए उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, उसे हम बैच कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है? जब समटाइम कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां पे उन्हें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं से या अलग अलग प्रोसेसेस से निकलना पड़ता है। जैसे मान लो आपने मस्टर्ड सीड से यानी सरसों से तेल निकालना है। हमने क्या निकालना है? मस्टर्ड सीड से यदि हमने ऑयल निकालना है, मस्टर्ड सीड्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑयल में, तो क्या ये ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? क्रश करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? क्रशिंग का। मस्टर्ड सीड को हमने परचेज किया, बना बनाया, और अब हम क्या करेंगे? जब इसे क्रश करेंगे, तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस में ये जो ऑयल है इसको अलग किया जाएगा, इसके अंदर से जो वेस्ट निकला उसे अलग किया जाएगा, यानी रिफाइनिंग, छाना जाएगा। थर्ड प्रोसेस में ये जो रिफाइंड ऑयल है इसे आप पैक करोगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यानी जब इसे बॉटल्स में आप डाल दोगे तो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे मस्टर्ड सीड को ऑयल में कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं से निकलना पड़ा फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। ये जब हम क्रशिंग प्रोसेस की कॉस्ट
निकालेंगे तो वो प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगी। रिफाइनिंग प्रोसेस की कॉस्ट अलग कैलकुलेट की जाएगी और फिनिशिंग प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो अलग से कैलकुलेट की जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कॉस्ट। इसकी कॉस्ट अलग, इसकी कॉस्ट अलग, इसकी कॉस्ट अलग, हर प्रोसेस की कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड आता है ऑपरेशन कॉस्ट। एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, जब हम हर एक्टिविटी की कॉस्ट अलग से निकालते हैं तो उसे हम ऑपरेशन कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है, अब तक हमने जितनी भी कॉस्ट की उसमें हम वस्तुओं की लागत निकालते थे, यानी किसी तरह की प्रोडक्शन करते थे हम, प्रोडक्ट की उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी बात करते थे। लेकिन यहाँ पे हम वस्तुओं की नहीं बल्कि सेवाओं की, यानी जहाँ पे जब हम सर्विसेज की कॉस्ट की बात करते हैं तो वहाँ आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो आपको प्रोडक्ट नहीं सप्लाई करती बल्कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या करता है, यदि हम बसेस का एग्जांपल लें तो बसेस आपको क्या करती है, एक पैसेंजर को दूसरी जगह पे वो ले जाने की सुविधा प्रदान करती हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? कॉस्ट यूनिट होगी आपकी पर पैसेंजर पर किलोमीटर। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने की लागत कितनी आई। तो जहाँ पे सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो सेवा आप दे रहे हो, उसकी लागत निकाली जाती है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाता है। इसके और एग्जांपल आप कर सकते हो, होटल रूम है वो आपको फैसिलिटी देते हैं रहने की, वहाँ पे पर रूम पर गेस्ट कॉस्ट निकाली जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, पर पेशेंट पर बेड कॉस्ट निकाली जाएगी। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने नॉर्मली किया होगा। मान लो आपको घर बनवाना है, ठीक है, तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट करते हो, उसके साथ एग्रीमेंट करते हो, वो आपको आपका घर आपकी पसंद के अकॉर्डिंग बना के देगा, बदले में वो चार्जेज ले लेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कंसेप्ट वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। वो कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग की भी हो सकती है, ब्रिज की भी हो सकती है, शिप की भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो क्या होता है, लंबे समय का होता है। समटाइम काम को कंप्लीट होने में, प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में साल से ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि ये काम बड़ा होता है इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग से कॉस्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या आता है, देखो कुछ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, जब हम रॉ मटेरियल हमने एक इंट्रोड्यूस किया, यानी इनपुट में हमारे पास हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, मटेरियल 1 इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। आउटपुट में हमें क्या मिला, हमने इस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर दी, प्रोसेसिंग शुरू की, यानी इस पे मटेरियल लगा, लेबर लगे, एक्सपेंसेस लगे, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमें 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट मिले, प्रोडक्ट मिले। तो आउटपुट में हमें मिला प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। यदि ये तीनों प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के हैं, यानी इनकी मार्केट वैल्यू लगभग इक्वल है, इनकी इंपॉर्टेंस इक्वल है, तो हम इन्हें जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। यदि इनमें से कोई एक प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बाकी की कम है, तो जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसे हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे, और जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसे हम मेन प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसका हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मस्टर्ड सीड से ऑयल निकालने की बात की। मस्टर्ड सीड को जब क्रश किया जाता है, ठीक है, मस्टर्ड सीड को क्रश करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें ऑयल मिलता है, दूसरा हमें केक मिलता है। यानी एक तो हमें सरसों को जब हम क्रश करते हैं हमें एक तो तेल मिलेगा, दूसरा हमें उसकी
खल मिलेगी। तेल की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, वो आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो केक मिला उसकी मार्केट वैल्यू कम है, वो आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब ज्वाइंट कॉस्ट क्या हुआ? ज्वाइंट कॉस्ट क्या हुआ कि आपने रॉ मटेरियल एक इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर काम शुरू किया, उसके बाद आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो जब तक वो प्रोडक्ट अलग नहीं हुए तब तक उनके ऊपर जो कॉस्ट आई वो क्या होगी? आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। फिर से देखो, आपने एक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, इसके ऊपर काम शुरू किया, एक टाइम के बाद यानी कुछ प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, लेकिन जब तक ये प्रोडक्ट इकट्ठे थे तब तक इनके ऊपर जो खर्चा आया वो हो जाएगा आपका ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम के हिसाब से कॉस्ट कितनी तरह की होती है? बेसिकली 2 तरह की होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आगे 2 तरह की होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हम पहले करते हैं। ये एक्चुअल कॉस्ट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक लागत, यानी जो पैसा आप खर्च कर चुके हो वास्तव में, उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। इसे हिस्टोरिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूतकाल से संबंधित होती है। जो पैसा गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग में आप अब तक खर्च कर चुके हो, जब आप उसे कैलकुलेट करते हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आती है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कब कैलकुलेट की जाती है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद जब हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होगी? जब वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन से पहले जब उनकी कॉस्ट निर्धारित की जाती है तो उसे हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन से पहले जो कॉस्ट डिटरमाइन की जाएगी वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये आगे 2 तरह की होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोडक्शन से पहले कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोडक्शन से पहले कैलकुलेट की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेन पर्पस कॉस्ट कंट्रोल है और ये एफिशिएंसी को मेजर करती है, यानी कुशलता का मापन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक यूज की जाती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या किया जाता है? पूरे साइंटिफिक मेथड से कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा। साइंटिफिकली मेथड यूज किए जाएंगे, वैज्ञानिक पद्धतियां इस्तेमाल की जाएंगी, डेटा एनालिसिस किया जाएगा और पूरी तरह उसके आधार पे हम किसी वस्तु की उसके उत्पादन से पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। इन दोनों में यदि कोई डिफरेंस आता है उसे कहते हैं वेरिएंस। यदि एडवर्स डिफरेंस है, यानी हमने ऐसा अनुमान लगाया था, ऐसा हमने तय किया था कि किसी वस्तु की प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट 10 रुपये आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट आई 12 रुपीज़। तो वेरिएंस कितना आया? 2 रुपीज़ का वेरिएंस आया एडवर्स, यानी 2 रुपये का खर्चा ज़्यादा हुआ। तो इस वेरिएंस के रीजंस क्या हैं? कौन कौन लोग और कौन कौन सी सिचुएशंस इस एडवर्स वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे फाइंड आउट किया जाएगा और करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक पूरा मेथड है। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट भी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। प्रोडक्शन से पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे कैलकुलेट की जाती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। इसके अलावा एस्टिमेटेड कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। ये सिंपल एक अनुमान होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पे। इसमें हम ये अनुमान लगाते हैं कि किसी वस्तु को प्रोडक्शन की पहले ये लागत आती थी, उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से और लागत का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का, लास्ट वीडियो। आज के वीडियो में हमने किया
classification of cost according to nature of production process and according to time period.